अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और वीए की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही होगी और आप कोई ना कोई क्लाइंट ढूंढ के उसको सर्व कर रहे होंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है, माशाल्लाह वो ऑलरेडी वीए के वीडियोस देख के इस काबिल हो चुके हैं कि वो क्लाइंट्स को सर्व कर सकें। तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी एज ए वीए 2021 के अंदर 2021 के अंदर क्या होनी चाहिए। 2020 तक तो हमने सर्वाइव कर लिया, बहुत सारा तो हमें कोरोना ने इफ़ेक्ट किया, अमेज़ॉन ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज की, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम यूज़ टू हो रहे हैं कोरोना के साथ और हम कैसे अपनी कैंपेन्स को बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव बनाएंगे अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को देखते हुए। तो चलिए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि 2021 के अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या गलतियाँ हम पीछे करते आए हैं। पहली मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं पीपीसी कैंपेन में और मुझे आके वो कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि सर मेरी पीपीसी कैंपेन्स वर्क नहीं कर रही, मुझे आउटपुट नहीं दे रही, मेरा एकॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर एकॉस क्या होता है। एकॉस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने वो सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया है कि सर्च टर्म क्या होती है, एकॉस क्या होता है, सीटीसी क्या होती है, सीटीआर क्या होता है। ये वो टर्म्स हैं जो कि पीपीसी में यूज़ होती हैं, जो कि एक वीए को पता होनी चाहिए जब उसका क्लाइंट इंटरव्यू करे। तो अभी मैं उन टर्म्स को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो हम आज के टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने अपनी पीपीसी कैंपेन्स को कैसे इफेक्टिव बनाना है, अपने एकॉस की वैल्यू को कैसे कम लेके जाना है। बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, जो मिस्टेक करते हैं, वो मैंने मिस्टेक्स नोट डाउन की और मैं उसी की बेस पे आज की वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मसाइल कहाँ पर आते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट की है ना कि लोग पीपीसी में नाकाम क्यों होते हैं और उनकी एकॉस की वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है, वो होती है कि उनकी लिस्टिंग डिज़ायरेबल नहीं होती। अब आप कहेंगे सर डिज़ायरेबल क्या होता है, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पीपीसी का काम है आपकी प्रोडक्ट को, आपकी लिस्ट को कस्टमर को दिखाना, जिसको हम इम्प्रेशंस कहते हैं। कस्टमर ने क्लिक करके ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ये आपकी प्रोडक्ट की डिज़ायरेबिलिटी पे है कि आपकी प्रोडक्ट, जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लिस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्लाइंट ने फिजिकली आपकी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। और लिस्ट बनाते हुए मैंने इस चीज़ को एम्फसाइज किया था कि आपका जो मेन इमेज है, आपका जो टाइटल है, वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और आपकी लिस्ट एक मुकम्मल लिस्ट होनी चाहिए कि कोई भी बायर वहाँ लैंड करे तो वो ख़रीद के जाए। अब होता क्या, लोगों की जब मैंने ऑडिट किया, उनकी लिस्ट को ऑडिट किया, तो मुझे पता चला कि उनके जो मेन इमेजेस थे वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे कि कोई उसके ऊपर क्लिक करना भी पसंद करे। तो चलें ठीक है, नहीं पसंद किया, फिर भी किसी ने क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद जब वो प्रोडक्ट पेज पे चला गया तो उसने रियलाइज़ किया कि यार ये तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट ही नहीं है। वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया, वहाँ पे अमेज़ॉन उसको और सजेशंस दे रहा था। अब जब उसने सजेशंस देखे, उसे कोई और चीज़ पसंद आ गई तो वो बाय करके चला गया। नुकसान क्या हुआ, कैंपेन आपकी लगी हुई थी, उसने क्लिक किया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपको पड़ी, आपने पे की, लेकिन फ़ायदा कोई और उठा गया क्योंकि आपकी लिस्ट इतना पोटेंशियल ही नहीं रखती थी, इतनी डिज़ायरेबल ही नहीं थी कि अगला ख्वाहिश करे कि मैं इसे ख़रीद लूँ फ़ौरन। ख्वाहिश ख़रीदने को हम डिज़ायरेबिलिटी कहते हैं एक लिस्ट की, एक प्रोडक्ट की। तो नंबर वन, आपकी प्रोडक्ट अगर डिज़ायरेबल नहीं होएगी तो आपका जो एकॉस है वो हमेशा बढ़ता जाएगा और आप हमेशा पीपीसी में नाकाम होते रहेंगे। अभी हम कीवर्ड्स और एसेंट टारगेटिंग उनको तो डिस्कस नहीं करें। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी लिस्टिंग इतनी बेहतरीन बनाएं ताकि जब आप उसको पीपीसी पे लेकर आएँ तो आपको रिजल्ट्स जनरेट करके दे। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। अब लोग मेरे से ये कहते हैं कि सर डिज़ायरेबिलिटी में क्या सिर्फ इमेजेस और बुलेट्स ही होते हैं? ऐसा हरगिज़ ये नहीं होता। सिर्फ टाइटल, बुलेट्स और ये चीज़ें नहीं हैं। आपने जो बैक एंड पे जो उसको लिंकिंग की हुई है वो भी मैटर करती है एक स्टेज पर जाके। डिटेल में नहीं जाते इस टॉपिक में क्योंकि वीडियो पे हम बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। आपकी जो डिज़ायरेबिलिटी है, पीपीसी का काम है आपकी प्रोडक्ट लोगों को दिखाना, लोगों को पसंद आएगी, वो क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और चले जाएंगे और आपकी एकॉस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर आपने लोगों को प्रोडक्ट दिखा दी और वो डिज़ायरेबल नहीं है, लोग क्लिक करेंगे,
स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, कोई और प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे और चले जाएंगे, पैसे आपको पड़ गए क्योंकि आपके ऐड पे वो क्लिक करके आए थे। अब अगली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना डिज़ायरेबिलिटी की, वो होते हैं आपका सोशल प्रोफाइल। मीन्स कि आपके रिव्यूज़ कितने हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर आप 3 स्टार वाली प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं और आप लोगों को दिखा भी रहे हैं एड्स 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 एड्स, कौन क्लिक करेगा, कौन लेना चाहता है 3 स्टार प्रोडक्ट। पहले भी मैं आपको एक आसान फार्मूला बता चुका हूँ, जब भी आपने इस पर्सपेक्टिव से देखना है, आपने बायर बन के सोचना है, क्या आप कभी 3 स्टार की प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। उसके बाद चलें जी, अगली बात आ गई, आप कहते हैं सर मैंने तो 4.5 स्टार भी ले लिए हैं, मेरा सोशल प्रोफाइल बहुत बेहतर है। उसके बाद आपकी जो प्राइस है वो मैटर करती है। मींस लोग बेच रहे हैं $9 $9 $9, आपने सेम प्रोडक्ट $13 पे लगाई है। मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ जो $9 में अवेलेबल है, सेम रेटिंग्स के साथ, सेम साइजेस डायमेंशंस के साथ, लोग आपकी $13 की प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। आप बायर बन के सोचे ना। अब होता क्या है, आपकी पीपीसी कैंपेन्स चल रही है, लोग क्लिक कर रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, उन्हें टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है, बुलेट बहुत अच्छे लगे हैं, सोशल प्रोफाइल भी अच्छा था। जब वो प्राइस देखेंगे, प्राइस कंपैरिजन देखेंगे, यार ये $9 की चीज़ ये बंदा $13 की दे रहा है, मैं $9 वाली ले लेता हूँ, वो $9 वाली खरीदेगा, चला जाएगा, आपका एकॉस फिर बढ़ जाएगा और आपकी कन्वर्जन नहीं होगी। अब डिज़ायरेबिलिटी के अंदर हमने 3 चीज़ें मेन डिस्कस की। नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ द लिस्टिंग, लिस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, सोशल प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, आपका जो प्राइस टैग है, जो प्राइस है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। रीज़नेबल से मुराद आपके कंपटीटर जिस ब्रैकेट में बेच रहे हैं 19-20 हो सकता है, लाइक अगर वो $9.5 की बेच रहे हैं, आप 10.5 की बेच सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, $11 की बेच दें, लेकिन 9 और 13 में बहुत फ़र्क है। इतना बड़ा आप अगर गैप डालेंगे तो क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ये एक मेन रीज़न हो गई, डिज़ायरेबल ही नहीं थी आपकी प्रोडक्ट, किसी ने ख़रीदी नहीं और आपको एकॉस पड़ गया, एकॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरी जो ब्लेंडर लोग करते हैं वो ये होता है कि जब भी वो कोई कैंपेन लगा देते हैं तो वो घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, यार 2 घंटे हो गए कैंपेन लगाए, अभी तक कोई क्लिक नहीं आया, अच्छा कि मैंने गलत तो नहीं लगा दी, चलो मैं जाके ये चेंजिंग करता हूँ, मैं ये चेंजिंग करता हूँ। वो एक दिन के अंदर ही कैंपेन के अंदर इतना ट्यून इन कर देते हैं कि वो रिजल्ट ही नहीं आते। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक फार्मूला बताया था आपको पीपीसी से रिलेटेड कि जब भी आपने पीपीसी कैंपेन लगानी है, आपने 3 दिन तक कैंपेन को नहीं छेड़ना, छोड़ दें, ऑटोमेटिक लगा के छोड़ दें थोड़ी देर। 3 दिन बाद वो कैंपेन आपको डाटा जनरेट करके देती है। ये अमेज़ॉन का एक एल्गोरिदम है, वो एक टाइम लेता है अपने आप को सेट करने के लिए। अब जस्ट इमेजिन, आपने अगर अभी कैंपेन लगाई है, आपने 6 घंटे बाद देखा है कि यार मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, 6 घंटे बाद आपने कोई चेंज कर दी, तो वो जो चेंज होएगी ना वो 3 दिन बाद इफेक्टिव नज़र आएगी, उस टाइम नहीं नज़र आएगी। बात समझ आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 3 दिन गुजरते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं यस मेरी कैंपेन बेहतरीन है, लेकिन 6 घंटे बाद ही रिजल्ट उल्टा हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है आपने 6 घंटे बाद उसको ऑल्ट्रेशन की थी, तो वही ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट उसकी तरफ बुरा हो गया। इसलिए पहले आप पहला इफेक्ट सामने आने दें, पहला इफेक्ट 3 दिनों के बाद आएगा, उसके बाद आप जो चेंज करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। दूसरी बात, लोग क्या गलती करते हैं, एक कैंपेन लगाएंगे, एक कैंपेन के अंदर इतनी खिचड़ी मचा देंगे, उसमें इतने सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर देंगे कि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। पीपीसी टोटल हिट एंड ट्रायल मेथड, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिस्ट के ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो। आप एट ए टाइम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे भी कैंपेन्स चलाते हैं, आप ऑटो टारगेटिंग पे भी चलाते हैं, आपने एसेंस को भी टारगेट किया होता है, आपने कैटेगरीज को भी टारगेट किया होता है। मैं एट ए टाइम 7 से 8 कैंपेन्स चलाता हूँ और 3 दिन के लिए सो जाता हूँ। 3 दिन बाद मैं चेक करता हूँ कि ओके इसका कॉस्ट कितना है, इसका क्या है, डाटा कैसा है। उन 8 कैंपेन्स में से हो सकता है मैं 3 कैंपेन्स को बंद कर दूँ, जो 5 रह गई हैं उसको मैं फर्दर थोड़ा सा टाइम दूँ। अब जब मुझे फर्दर टाइम देता हूँ तो 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद मुझे और रियलाइज़ होता है कि यार 5 में से मुझे इन 2 को भी अब डिलीट करना है। ओके, डिलीट कर दिया। आहिस्ता 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 वक्त गुजरता जाता है, जो आखिरी 3 रह जाती है मैं उनको भी रिफाइन करता रहता हूँ। अब उनकी मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ, इस एसिन के अगेंस्ट मुझे अच्छा एकॉस मिल रहा है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे अच्छा एकॉस मिल रहा है। एकॉस क्या होता है मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो इस पर बना चुका हूँ कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल
कि आपको कितना पैसा आपने एडवर्टाइजिंग पे लगाया और उसके अगेंस्ट आपको सेल क्या मिली है, तो वो वैल्यू आपकी बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो अल्टीमेटली जो आपको एकॉस की वैल्यू अच्छी दे रही होती है, एकॉस का हमने एक फार्मूला लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर एकॉस की वैल्यू आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम है या बराबर है तो इट मीन्स कि आपकी कैंपेन्स ठीक है। शुरू में आपको ब्रेक इवन पे भी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं। हम लोग जब चलाते हैं कैंपेन्स तो शुरू में तो अक्सर एकॉस की वैल्यू मोर देन 100% होती है। मीन्स कि अगर $10 की चीज़ है तो हम बाज़ औक़ात तो $20 सिर्फ एडवर्टाइज़ करने पे लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये वक्त के साथ हर लिस्ट को, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपने घबराना नहीं है। पीपीसी ज़रा दिल गुर्दे का काम है, पैसा लगता है, इस पर पैसा बहता है। बिकॉज आप अमेज़ॉन को पैसा दे के डाटा खरीद रहे हो, जो आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स लगा रहे हो तो इतने सारे कीवर्ड्स निकल रहे होते हैं, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि यार इस कीवर्ड में भी कोई सेल कर सकता है। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके लिए बड़े अहम होते हैं। आप वो कीवर्ड्स उठाते हो, आप जाके अपने सर्च टर्म्स के अंदर बैकएंड में भी ले जाते हैं और आप सारा कुछ उसको अपने बुलेट्स के अंदर भी प्रोमिनेंट तरीके से लगाते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन डिफरेंट कीवर्ड्स पे ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर आपके ऐड को शो कर रहा होता है, आपको इंप्रेशंस मिल रहे होते हैं, लोग क्लिक कर रहे होते हैं और सारा कुछ आके करते हैं। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, नंबर 1, पहली उनकी लिस्ट डिज़ायरेबल नहीं होती। नंबर 2, वो हर थोड़ी देर बाद अपनी कैंपेन को ट्यून इन कर रहे होते हैं, कभी बजट बढ़ा दिया, कभी बिड कम कर दी, कभी ये कर दिया। सब्र करें, 3 दिन लगा रहने दें। जब 3 दिन गुजर जाएंगे फिर आप कोई फैसला करें, चाहे कैंपेन को बंद कर दें, चाहे नई कैंपेन लगाएं। 3 दिन के बाद आपने ये फैसला करना है। चौथी बात जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि वो जज ही नहीं कर पाते कि उन्होंने अपनी कैंपेन लगाते वक्त किस चीज़ को टारगेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी एसिन को टारगेट करना है तो वो ये जज नहीं कर पाते कि किस एसिन को टारगेट करना चाहिए। चलें मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस एसिन को टारगेट करना है। आपने उस एसिन को टारगेट करना है जिसके रिव्यूज़ आपसे मिलते जुलते हों। लाइक अगर आपके 300 रिव्यूज़ हैं तो उसके भी या 290 हो या 310 हो, करीब करीब रिव्यूज़ हों। आपका प्राइस टैग उसके प्राइस टैग के करीब करीब हो, 19-20 हो। उसकी रेटिंग्स आपकी रेटिंग्स के करीब तर हो या आपसे थोड़ी सी कम हो, प्लस उसका BSR आपसे बेहतर होना चाहिए। अगर आप अपने से ज़्यादा BSR वाले के साथ अटैच हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं निकलेंगे। उस बेचारे के तो पहले प्रोडक्ट पेज पे कोई नहीं आ रहा क्योंकि उसका BSR बहुत ज़्यादा है। तो आपने BSR पे भी फोकस करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि आपने कैसे एसिन को चूज़ करना है। अब कीवर्ड्स को कैसे चूज़ करते हैं। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, मर्चेंट वर्ड से कैसे उनके सर्च वॉल्यूम्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1 लाख है, अगर आप उसको टारगेट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उस पर बजट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कम्पिटिटिव कीवर्ड है, उस पर इतने सारे कंपिटिटर्स बैठे हैं। आपका ऐड शो भी हो जाएगा तो क्लाइंट्स के पास और बड़ी ऑप्शंस है। आपने ऐसे कीवर्ड से स्टार्ट लेना है जो बड़ा मीडियम लेवल का या लोअर लेवल का हो, जिसका सर्च वॉल्यूम भी कंसिडरेबल हो, प्लस उसमें ज़्यादा कंपटीटर भी ना बैठे हों। उससे आप अपनी एकॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेजुअली जब आपको लगे कि छोटी कैंपेन्स पे, छोटे कीवर्ड्स पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ग्रेजुअली आप बड़े कीवर्ड्स को भी टारगेट करना शुरू करें। अगर आप स्टार्ट ले लेंगे बड़े कीवर्ड्स पे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप कीवर्ड का वो वॉल्यूम बेशक बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें उस कीवर्ड पे बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें छोटे कीवर्ड्स पे, उस पर रैंक होते जाएं, उस पर अमेज़ॉन चॉइस का टैग लेते जाएं, बेस्ट सेलर बनते जाएं, ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। उसके बाद बिड मैनेजमेंट, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है कि लोग कैसे जो है ना अपनी बिड्स को मैनेज ही नहीं कर पाते। बिड क्या होती है, बिड को मैंने लास्ट वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेन किया था कि बिड होती क्या है। आज हम देखते हैं कि बिड को मैनेज किस तरह से करना है। यूजुअली जब आप बिड लगाते हैं तो बिड एक्चुअली आप एक अमाउंट पे करें अमेज़ॉन को कि अगर कोई मेरे ऐड पे क्लिक करे तो आपने उसको किस तरह और कितनी अमाउंट पे करनी है। लोग क्या करते हैं, वो बिड लगा लेते हैं लोएस्ट साइड पे। अब होता क्या है कि जब वो लो साइड पे बिड लगा लेते हैं तो एक सेम जगह पे एडवर्टाइज करने के लिए अमेज़ॉन के पास एक कंपटीटर बैठा हुआ है जो कि आपकी जगह पे ऐड लगा रहा है। अमेज़ॉन कभी आपका ऐड उसके साथ नहीं लगाएगा क्योंकि वो अमेज़ॉन को इससे ज़्यादा बिड पे कर रहा है, इससे ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है। उसने बिड लगाई है $2, आप बिड लगा देते हैं 50 सेंट की। कैसे हो सकता? ऊपर से आपने ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली कि भाई फिक्स बिड है, 50 से ऊपर नहीं लगाना। क्या फ़ायदा होगा? इसीलिए जब आप बिड लगाते हैं तो
या तो आप उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करें कि भाई ये मेरी अपर लिमिट ये है, नीचे जाता हो तो तुमने इसे ऑटोमेटिकली नीचे ले आना है, ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं लेके जाना। लेकिन अगर आप बहुत बड़े दिल के हैं तो आप डायनामिक लगा देते हैं कि भाई ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, नीचे भी कोई लिमिट नहीं है। अगर मेरा कोई कंपटीटर यहाँ पर ऐड लगाने के लिए इतना बिड कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा बिड करके इस जगह पे ऐड लगाना चाहता हूँ, मेरा ऐड भी वहाँ शो करो, तो अमेज़ॉन पाबंद होगा आपका ऐड लगाने का। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी बिड की वैल्यू, जिसको हम CPC भी कहते हैं, लाइक कॉस्ट पर क्लिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी बिड की वैल्यू बढ़ गई। अब वो जो ऐड शो होगा उस पर जो कोई क्लिक करेगा आपको ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे। समटाइम्स ये अच्छी बात होती है, समटाइम्स ये अच्छी बात नहीं भी होती। तो ये फिर वही फार्मूला आ गया कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका बिहेव किस तरह का है, कंपटीटर्स किस तरह के बैठे हुए हैं। तो जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, उम्मीद है आपको वो समझ आई होंगी। नंबर 1, आपकी लिस्ट जो है वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए। नंबर 2, जब भी आपने टारगेट करना है आपको पता हो आप किस एसिन को टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, आपने हर थोड़ी देर के बाद अपनी PPC कैंपेन पे पंगे नहीं लेने, उसको टाइम देना है, वक्त के साथ उसको ट्यून इन करते जाएं, जो इफेक्टिव नहीं है कैंपेन्स उनको डिलीट करते जाएं और दिल बड़ा रखें। चौथी चीज़ ये है कि आपने बिड को देखना है कि आप कितनी बिड लगा रहे हैं, आपको कितना ऑफ़र करना है अमेज़ॉन को कि एक अच्छी जगह पे आपको ऐड ग्रैब हो, ठीक है। दूसरी बात, अमेज़ॉन आपको ये भी ऑप्शन देता है कि भाई आप कितने % फ्रंट पेज पे शो होना चाहते हैं और कितने % आप प्रोडक्ट पेज पे शो होना चाहते हैं। मेरा मानना ये है कि 60% आपकी सेल जो है ना वो प्रोडक्ट पेज से होती है और 40% आपके मेन पेज से होती है, क्योंकि मेन पेज पे तो इतना कंपटीशन पड़ा है, ठीक है। अगर आप किसी की प्रोडक्ट पेज पे चले जाते हो जिसकी अच्छी कन्वर्जन है, हो सकता है जब वो स्क्रॉल डाउन करें नीचे और आपका भी स्पॉन्सर्ड ऐड देखे और वो डिज़ायरेबल हो, फिर वही बात आ गई, डिज़ायरेबल हो, चांसेस ऑफ कन्वर्जन बेहतर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि 2021 के अंदर हमने PPC कैंपेन्स लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है और कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी। PPC कैंपेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। हमारी सर्विसेज के लिए और हमारी VA ट्रेनिंग्स ज्वाइन करने के लिए नीचे मेरे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।